Assalamu alaikum students. 10th class, open your biology book. Today we start chapter number 12, coordination and control. चैप्टर नंबर 11 बेटे हमने डिटेल से जो है वो सारा होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। The tissue and organs in the bodies of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their main task as the need of the whole body. This means that these activities are coordinated. Coordination also enables the organism to respond to the happenings in the world around it. One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement. When a player runs to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arm, legs, and back. His nervous system uses information from his sense organ and coordinate these muscles. Due to this coordination, the muscles contract in correct sequence, power, and length of time, but that is not all. Such activities involve many other kind of coordination. For example, breathing and heartbeat rates are increased, blood pressure is adjusted, and extra heat is removed fast from the body. How does it happen? Life activities are controlled and coordinated. For example, that is body works as one unit in which different organs and system cooperate and work in harmony with each other. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बेटे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या सारा। अब वो देखो, जब आपकी कोई भी बॉडी का टिश्यू है, ये ऑर्गन्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये नहीं है कि बॉडी के सारे ऑर्गन जो है वो रेस्ट पे चले गए हैं या सारे टिश्यूज रेस्ट पे चले गए हैं और सिर्फ एक ही टिश्यू जो है अपने फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता बेटे, बल्कि क्या होता है कि आपकी जो एक हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं हर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि तमाम ऑर्गन्स और तमाम टिश्यू जो हैं दे वर्क टुगेदर। डिफरेंट टास्क, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये तमाम के तमाम टिश्यू जो हैं ये कंबाइन होके काम करते हैं और इनकी कलेक्टिव जो है एफर्ट्स की वजह से जो एक्टिविटीज होती हैं विच आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ये मिलके अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि तमाम ऑर्गन्स और टिश्यू एक दूसरे के साथ इनका लिंक होता है, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल ये है बेटे, जब कोई भी पर्सन है, सपोज वो अगर कोई भी प्लेयर है वो रनिंग कर रहा है या वो कैच कर रहा है, कोई भी बॉल को कैच करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। तो जब वो रन करता है तो उसकी बॉडी के सारे मसल्स यानी कि 100 ऑफ मसल्स, अब उस वो रन कर रहा है तो उसका मतलब है उसकी लेग के मसल्स, उसकी बैक के मसल्स, वो कैच कर रहा है तो उसके आर्म्स के मसल्स, ये तमाम के तमाम मसल जो हैं ये कलेक्टिवली जो है वो अपना अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो उस क्या होता बेसिकली क्या है कि जो उसके नर्वस सिस्टम है वो उसकी इंफॉर्मेशन लेता है उसके सेंस ऑर्गन से और किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। जो नर्वस सिस्टम है वो अपना कोऑर्डिनेशन मसल्स के साथ शो करता है कि ये जो है कंट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें ताकि मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो सके। इसी तरह सेम बेटे ऐसे ही एग्जांपल है कि जब इसमें ये कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की देखो, जब मैंने आपको बताया कि जब वो रनिंग कर रहा है तो मसल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मसल्स के साथ जो है आपका नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी तरह जब कोई भी पर्सन जो है जब वो रनिंग करता है या वो तेज वॉक करता है तो उसका हार्ट रेट जो है, जो उसकी हार्ट बीट है, जो उसकी ब्रीदिंग है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट हो जाता है बॉडी का, ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव हो सके। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी बेटे शो करने के लिए बॉडी अकेले से कोई भी ऑर्गन या टिश्यू काम नहीं करता, बल्कि तमाम के तमाम कंबाइन होके इकट्ठे होके जो है अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने सही टॉपिक की तरफ। 12.1 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो टाइप्स हैं कोऑर्डिनेशन की। नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट आउट बाय नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं बेटे, एक है नर्वस सिस्टम और एक कौन सा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, जो कि जिसमें हमारी नर्वस
कोऑर्डिनेशन है, ठीक है? और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या आता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में सारे हमारे हार्मोन्स आ जाएँगे। Animals both have nervous and chemical coordination system in their bodies, while plant and other organism only have chemical coordination. अब एक डिफरेंस आ गया है इन सिस्टम्स का कि जो एनिमल सेल्स है ना बेटे, एनिमल सेल्स में दोनों सिस्टम प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। जब अगर प्लांट सेल्स की हम बात कर रहे हैं या प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है, डेट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? सॉरी, जो केमिकल सिस्टम है ना, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला। तो जो प्लांट्स हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, ठीक है? अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट। ये जो भी एक्शंस होते हैं किसी भी वर्क के अगेंस्ट जो है, जो एक कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट टिश्यूज़ का होता है, तो इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेटे। वो कंपोनेंट्स हमने 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन-कौन से? स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। अब हम इनको बारी-बारी स्टडी करेंगे। पहला आता है हमारा स्टिमुलाई। व्हाट हैपन व्हेन वी टीच अ स्नेल, we might seen the flower of sunflower plant moving toward the sun, which could be the reason for all this. Touch, light are factors that can bring about certain responses in living organism. These factors are called stimuli. We can define a stimulus as any change in the environment, external or internal, which can provoke a response in organisms. More example of stimuli are heat, cold, pressure, sound waves, presence of chemicals, microbial infections, etc. पहली चीज हमारी आती है stimuli. What is stimuli? आपने कभी गौर करो कि अगर आप कभी स्नेल को टच करो, ठीक है? या आप कभी सनफ्लावर को ऑब्जर्व करो कि उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स सन है, वो सन की तरफ जो है वो मूव करता है। तो इन तमाम चीज़ों का रीज़न क्या है? यानी कि टच किया आपने, क्या इफ़ेक्ट हुआ, और आपने जब रिस्पॉन्स देखा सनलाइट का टुवर्ड लाइट, ये तमाम के तमाम जो फैक्टर हैं बेटे, ये लाइफ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म की एक चेंज लेके आते हैं, ठीक है? तो ऐसे तमाम फैक्टर जो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई को डेफिनेशन आप कैसे करोगे? आप कहोगे एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल चेंज भी हो सकता है, इंटरनल चेंज भी हो सकता है, जो कि ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर कर देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है? कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी है? हीट है, ठीक है? आपकी कोल्ड है, देखो अगर मुझे सर्दी लगेगी तो मैं क्या रिस्पॉन्स शो करूँगी, मुझे जो है गर्मी लगेगी तो मैं क्या रिस्पॉन्स शो करूँगी, अगर मुझे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स शो करती है? टेम्परेचर हो जाएगा ना मुझे। तो इसी तरह कोई अगर हीट है तो क्या रिएक्शन होता है? मतलब मैं एक गरम कप हाथ में पकड़ लेती हूँ तो मेरा हाथ एकदम पीछे की तरफ मूव करेगा, ठीक है? वो भी एक रिस्पॉन्स है बॉडी का। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम ऐसे चेंजेस तुम जिनकी वजह से मेरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करेगी, उनको मैं क्या कहूँगी? उनको मैं कहूँगी स्टिमुलाई। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल का केस मैंने आपको क्या बता दिया, जैसे मैंने हाथ में एक कप पकड़ा था लेकिन वो कप गर्म था तो एकदम मैं इसको छोड़ देती हूँ, ये एक्सटर्नल रिस्पॉन्स था। लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इंटरनली उसकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स शो करेगी, सिम्टम्स कुछ ऐसे जो है वो शो करेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटे हम आते हैं रिसेप्टर्स की तरफ। स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स, लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल्स इन एयर आर डिटेक्टेड बाय नोज एंड सो ऑन। द ऑर्गन, टिश्यू और सेल व्हिच आर स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर का रिसेप्टर। अब हमने पढ़ा रिसेप्टर। व्हाट आर रिसेप्टर? क्या चीजें हैं बेटे? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू, सेल या ऑर्गन्स हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल देखो, हम साउंड वेव जो है उसका रिस्पांस किस ऑर्गन से हो रहा है? ईयर से हो रहा है। लाइट जो है उसको मैं अपनी आंखों से डिटेक्ट कर रही हूँ, केमिकल जो एयर में है वो हम नोज से डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्गन और टिश्यू हैं, पहले तो हमने पढ़ लिया ना रिस्पॉन्स जो थे। अब इन रिस्पॉन्स को कौन कौन से ऑर्गन डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो ऑर्गन्स है ना,
इन ऑर्गन्स को हम लोग, इन टिश्यूज़ को, इन सेल्स को जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कह देंगे? उनको हम रिसेप्टर्स कह देंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैं एक कप होल्ड करती हूँ, वो गर्म है, तो एकदम मेरा हाथ पीछे हो जाता है। तो ये जो मेरी स्किन है, जो मेरी हैंड है, ये क्या होगा? ये रिसेप्टर का रोल प्ले करेगा। इसी तरह अगर बहुत तेज़ लाइट एकदम आ जाती है और मैं अपनी आँखें बंद कर लेती हूँ उस लाइट के रिस्पॉन्स में, तो लाइट तो स्टिमुलाई था ना, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में मैंने ऑर्गन कौन-सा यूज़ किया? अपनी आइज़। तो आइज़ जो थी बेटे वो रिसेप्टर थी। ये मैंने आपको एक छोटा-सा डिफरेंस बताया स्टिमुलाई में और रिसेप्टर में। नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेटर्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेटर? दीज़ आर organs that receive information from receptor and send message to particular organ for proper action. In nervous coordination, brain and spinal cord are coordinators. ठीक है? They receive information and send message through neuron in the form of nerve impulse. On other hand, in chemical coordination, various endocrine gland play a role of coordinator. They receive information in the form of various chemicals and send message by secreting particular hormone in the blood. नेक्स्ट हमने चीज पढ़ ली है कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स? कोऑर्डिनेटर्स बेटे क्या चीजें हैं? ये वो ऑर्गन है जो के रिसेप्टर से मैसेजेस लेती हैं। उनको रिसेप्टर से मैसेज मिलता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये पार्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज देते हैं कि वो अपने एक्शन परफॉर्म कर सकें, ठीक है? हम पढ़ के आए थे ऊपर नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेटे 2 कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कौन-कौन से? एक हमारा ब्रेन और एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी ब्रेन जो है उसको पता चलता है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेता है डिफरेंट रिसेप्टर से, तो वहाँ से मैसेजेस आते हैं। मैसेज जो है वो कौन लेके आता है बेटे? न्यूरॉन लेके आते हैं। और मैसेजेस किस फॉर्म में आते हैं? वो कोई लेटर लिख के तो नहीं आएगा ना। मैसेजेस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स आएंगे। इम्पल्स कौन सी इम्पल्स होती है बेटे? वो नर्व इम्पल्स होती है। जो मैसेजेस ब्रेन से आते हैं ना, वो एक इम्पल्स की फॉर्म में आते हैं। उस इम्पल्स को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। और वो कौन लेके आते हैं? वो न्यूरॉन्स लेके आते हैं। और दूसरी चीज क्या थी? केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते थे। एंडोक्राइन सिस्टम में जो है डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? और वो इंफॉर्मेशन जो है केमिकल से जो है वो रिसीव करते हैं और जो है वो पार्टिकुलर हार्मोन को जो है वो मैसेज देते हैं, ताकि उस हार्मोन की जो है ब्लड के अंदर सिक्रीशन हो सके। क्लियर हो गया बेटे? अ, दोबारा एक दफा बता देती हूँ, कोऑर्डिनेशन क्या था? कोऑर्डिनेटर में क्या था कि ये ऑर्गन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर से और ब्रेन को मैसेज जो है वो देते हैं, ठीक है? 2 तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक ब्रेन है बेटे, जो दोनों एक्ट करते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ये मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेज रिसीव करने के जो इन्होंने रिसीव करने के बाद अपना जो टास्क करना है, जो काम करना है, वो काम ये न्यूरॉन के ज़रिए नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है वो आगे देते हैं। और दूसरी साइड पे हमने क्या पढ़ा था? जो एंडोक्राइन सिस्टम था, एंडोक्राइन सिस्टम में भी क्या होता है कि वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड वहां पे होते हैं जो कि अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ये जो है ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो उन्होंने से। और जो है ये पार्टिकुलरली हार्मोन को मैसेज सेंड करते हैं कि वो हार्मोन जो है ब्लड के अंदर अपनी सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करें। उसके बाद हमारे पास आते हैं इफेक्टर्स। दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस पार्टिकुलर रिस्पॉन्स। In nervous coordination, neuron carry message from coordinator, brain and spinal cord to muscle and glands, which are as effective. In chemical coordination, particular hormone carry message from coordinator to particular target tissue, which as effector. For some hormones, nephrons act as effectors. Similarly, bone and liver act as effector for many hormones. बेटे अगली चीज हमारी जो है वो क्या? अगला जो हमारा कंपोनेंट आता है एक्शन का, दैट इज इफेक्टर। व्हाट इज इफेक्टर? इफेक्टर बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर जो हम पहले पढ़ के आए हैं वहां से मैसेज रिसीव करते हैं और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो नर्वस सिस्टम है बेटे, इसमें आपको मैंने बताया था ना कि न्यूरॉन मैसेज कैरी करते हैं कहाँ से? ब्रेन से और स्पाइनल। तो आपका अगर एमसीक्यू आता है ना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बेटे क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है?
ये अपना मैसेज कैरी करके किसको देते हैं? मसल्स को और ग्लैंड्स को देते हैं। किसको देते हैं? मसल्स को और ग्लैंड्स को देते हैं। तो मसल और ग्लैंड क्या हो गए? मसल और ग्लैंड बेटे इफेक्टर्स हो गए, ठीक है? इनमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। अब ये बात तो होगी नर्वस सिस्टम की। अब अगला जो था हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम था। इसमें क्या होता है बेटे? जो ग्लैंड्स होते हैं ना, ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इफेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इफेक्टर्स कहते हैं। और कॉमन एग्जांपल आगे आपकी फैक्टर की लिखी हुई है, नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर। सिमिलरली बोन एंड लिवर वो भी इफेक्टर ही के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि आपने एग्जांपल्स लिखनी है इफेक्टर्स की, तो वहां पे आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी और आराम से लिख देनी है, ठीक है? लास्ट में आता है आपका जो रिस्पॉन्स, दैट इज रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन, द एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। For example, pulling our hand away from something very hot and movement of flower of sunflower toward light are response. Usually nervous system produce immediate but short living response, while chemical coordination produce slow but long response, ठीक है? रिस्पॉन्स हमने लास्ट एक्शन जो पढ़ा, व्हाट इज दैट एक्शन, दैट इज रिस्पॉन्स। शुरू में ही हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, लेकिन वो इतनी ऐसे क्विक नहीं सब कुछ हो रहा, बल्कि पूरा एक फिनोमेना है। जब हमने पूरा पढ़ा कि कोऑर्डिनेटर आएंगे बीच में, फिर इफेक्टर्स आएंगे, जब सारा ये फंक्शन हो जाएगा तो आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी बेटे? वो रिस्पॉन्स शो करेगी, एक्शन परफॉर्म करेगी, और जो एक्शन वो परफॉर्म करती है उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी हॉट चीज़ को अगर मैं टच करती हूँ, मेरा हाथ टच करता है तो मेरा हाथ एकदम पीछे जाता है। ये क्या था? ये एक रिस्पॉन्स था। इसी तरह सनफ्लावर जो है लाइट की तरफ जो है मूव करता है तो उसका ये रिस्पॉन्स था, ठीक है? तो ये हैं सारे रिस्पॉन्सेज़। रिस्पॉन्सेज़ 2 तरह के हैं। एक वो रिस्पॉन्स है जो आपके नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, एक वो रिस्पॉन्स है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है बेटे, ये इमीडिएट यानी कि फ़ौरन होता है। फ़ौरन, फ़ौरन का मतलब है जैसे ही मैंने कप को हाथ लगाया, मेरा हाथ एकदम पीछे जाएगा, फ़ौरन का ना। ये वाले जो रिस्पॉन्स हैं ये शॉर्ट लिविंग होते हैं, यानी कि एकदम पीछे गया, काम खत्म, रिस्पॉन्स खत्म, ठीक है? लेकिन जो आपके दूसरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, एंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, वो स्लो होता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स काफ़ी लेंथी होता है, ठीक है? ये हमारे सारे हमने जो एक्शंस हैं ये आज कंप्लीट कर लिए। एक दफ़ा इनकी मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। हमने पढ़े पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या थे बेटे? ये एनी चेंज इन एनवायरनमेंट थी। कोई भी चेंज जो एनवायरनमेंट में होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिस्पॉन्स आता है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई के बाद रिसेप्टर आते थे। रिसेप्टर क्या आते? ये वो स्पेशलाइज ऑर्गन थे जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो डिटेक्ट करते थे स्टिमुलस को, ठीक है? फिर आपके पास कोऑर्डिनेटर्स आते थे। कोऑर्डिनेटर्स नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे, जो के नर्व इम्पल्स मैसेजेस थे, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स लेके आते थे। और कौन मैसेजेस लेके आते थे? न्यूरॉन लेके आते थे बेटे। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते थे? ग्लैंड्स होते थे जो के हार्मोन्स हैं, ठीक है? जो स्पेशल टाइप की सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं ब्लड में। फिर आपके पास इफेक्टर आते हैं। इफेक्टर में आपके पास क्या आते हैं? वो इफेक्टर्स हैं जो कि अगेंस्ट कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं। जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था तो उसके अगेंस्ट मसल्स और ग्लैंड जो थे वो इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है? इसी तरह और इफेक्टर की एग्जांपल्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेफ्रॉन जो है वो भी इफेक्टर है, बोन्स और लिवर हैं वो भी इफेक्टर हैं। और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया था? इन द एंड बेटे मैंने आपको रिस्पांस पढ़ाया था कि जब भी कोई मतलब मैसेजेस आता है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, तो हमारी बॉडी कुछ एक्शन परफॉर्म करती है ना, तो उन एक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है? और ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इन द एंड आपकी बुक में यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, अगर आप लोग नोट करो, यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम है और ये क्या है? ये केमिकल सिस्टम है, ठीक है बेटे? क्लियर हो रहा है? आपको नजर आ रहा है? ये क्या स्टिमुलाई है, ठीक है? स्टिमुलाई और आपका, ठीक है? और मैसेज कहाँ गया? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से मैसेज आता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स आता है ना, मैंने बताया था ना। और नर्व इम्पल्स की ये तो मैसेज आ रहा है, लेकिन मैसेज लेके कौन आता है? न्यूरॉन लेके आता है। और न्यूरॉन मैसेज किसको देता है? इफेक्टर को। क्लियर हो गया? किसको मैसेज देता है? इफेक्टर को। इफेक्टर कौन कौन से होते हैं? मसल्स और ग्लैंड होते हैं। और मसल और ग्लैंड जो चीज शो कर रहे होते हैं वो क्या चीज होती है बेटे? वो आपकी होती है रिस्पॉन्स। यानी कि ये पूरी एक आपकी
फिगर बनी हुई है, दिस इज नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम बताया हुआ है, ठीक है। स्टिमुलस से आपके पास कहाँ गया, आपका क्या परफॉर्म, आप सेंस ऑर्गन क्या है, रिसेप्टर से आपके ब्रेन में मैसेज जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वहां से मैसेज जो है वो न्यूरॉन के जरिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जो है वो इफेक्टर के पास आता है, इफेक्टर आगे अपने रिस्पॉन्स शो करता है। ये तो हो गया नर्वस सिस्टम। आगे आपका आता है बेटे कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन सिस्टम में स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोई भी बॉडी का पार्ट, रिसेप्टर कहाँ जाएगा, यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो आपके प्रेजेंट है, वहां पे रिसेप्टर जाता है। रिसेप्टर जो है हार्मोन आगे आ जाते हैं, हार्मोन अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीशन जो है फिर आगे ब्लड के जरिए आपके इफेक्टर्स में आती है। इफेक्टर आपके बोन्स भी हो सकते हैं, लिवर्स भी हो सकती है, और ये फिर आगे जो भी आपके हैं वो बोन है, वो लिवर है, वो नेफ्रॉन है, वो अपने अपने रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे। क्लियर हो गया बेटे, आज का टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, क्योंकि अगले टॉपिक में अब मैं दोबारा दोबारा इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बल्कि हम सिर्फ ये टर्म्स यूज करेंगे, तो इसलिए आपको पहले से इनका आइडिया होना चाहिए। अल्लाह हाफिज बेटे।